बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। एक तो हमास अटैक से कहानी शुरू होती है और ये हमास अटैक पे हमने उस वक्त कहा था कि ये हमास अटैक ईरान को इस जंग में लाने की साजिश है और इस वजह से ईरान रिलक्टेंट हो रहा है क्योंकि ये उससे पूछ के नहीं किया गया या उसके इमा पे नहीं किया गया। और ये एक ऐसा जैसे कहते हैं ना कि प्रॉक्सी दर प्रॉक्सी का सिस्टम चला जिसके तहत असल आदमी को ये पता नहीं होता कि वो असल ये इकदाम किसके लिए कर रहा है। मिसाल के तौर पे अब जो ये मेहदी हसन का ट्वीट आया जो इस चीज को एक्सपोज कर रहा है और हम इसको उस वक्त कह रहे थे कि ये हमास अटैक खुद प्लान्ड लगता है, इसको फंड किया गया। ऐसा नहीं हो सकता कि इसराइल को पता ना हो कि सुरंगें खोदी जा रही हैं, इसराइल को पता ना हो कि गजा में इतने दिनों से क्या चल रहा है। पॉसिबिलिटी नहीं है, जितनी इसकी टेक्नोलॉजी है, जितना वो एडवांस है इस सब में, ये पॉसिबिलिटी नहीं थी कि इतना अरसा उधर एक मिशन तैयार होता रहा और इसराइल आंखें बंद करके बैठा रहा। बल्कि उसने ये किया कि कतर के जरिए इसको फंड करवाया और आंखें बंद की, हिजबुल्लाह के जरिए सपोर्ट करवाई। हिजबुल्लाह को सपोर्ट जो मिल रही थी ईरान के जरिए, शाम के जरिए, बशार अल असद के जरिए, उस सब की कंटिन्यूटी को जारी रहने दिया। यहां तक कि हमास अपने जैसे कहते हैं उस दिन तक पहुंची जिस दिन उन्होंने चंद सियाहों को या वो पिकनिक मनाते लोगों को अटैक किया और उनको हॉस्टेजेस बनाया। अब आप देखें कि उनके उस चंद अफराद के हॉस्टेजेस बनाने के पीछे क्या कोई दिमाग नहीं था कि ये हम बंदी बना लेंगे तो इसराइल जो है वो गजा छोड़ देगा। मतलब आप देखें टेक्निकली अगर किसी को ट्रूली इस मूवमेंट को देखना था या हेड करना था या कोई मुजाहिदीन इसको प्लान करते तो उनको तो सीधा सीधा खुदकुश तरीका करना था या जो भी करते तो इनकी जो टीयर हाई टीयर थी उसको टारगेट करने की बात करते। ये जो याहू है इसको साइड पे करने के नाम इसलिए नहीं ले रहा, आजकल एक वीडियो मैंने ईद गदीर पे की थी वो डाउन हो गई, उसमें कहीं उसका नाम आ गया, इसलिए अब तो भाई यही बात है कि इनके नाम भी हम यहाँ बैठ के नहीं ले सकते। तो बहरहाल याहू जो है इसको इसको डायरेक्ट टारगेट करते, इसको हटाते, उस पे हमला होता जैसे कि उसने ईरान पे किया, जैसे कि उसने उसकी जो टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया, जैसे उसने उधर के जो टॉप हेड्स थे जैसे जनरल कासिम और बाकी सदर और बाकी उनकी लीडरशिप, या अब भी सदर ने जैसे एक्सपोज किया कि मैं भी जख्मी हूं। असल अगर किसी ने कुछ करना हो तो वो यू टारगेट करता है, यूं नहीं करता कि स्याहों पे जाके टारगेट करे। उसका मतलब होता है कि उसका मिशन कोई और है। अच्छा, अब उसका नतीजा हम देखते हैं कि जी इसके पीछे जो इतने बाहिकमत जो दिमाग थे उन्होंने हासिल क्या किया। नंबर 1 गोल जो अचीव हुआ हमास अटैक से, इस टाइम तक 60-70 हजार फलस्तीनी शहीद हो चुका है, गजा मलबे का ढेर बन चुका है, गजा की साहिली पट्टी पे कब्जा, गजा पे कब्जा, लोग दरबदर, उनको वहां से मूव करने के लिए नए टाउन और नए इलाकों की कैंपिंग की स्कीमें, कभी मिस्र में कभी इंडोनेशिया में शिफ्ट करने की बातें। नंबर 1। नंबर 2 हिजबुल्लाह का सफाया, टॉप लीडरशिप खत्म, हिजबुल्लाह अंडरग्राउंड इंतहाई वीकर और अबाउट टू एंड कह लें उसको कि उसकी अब तक खड़ा होना उसका मुश्किल। तीसरा हदफ शाम में बशार अल असद तब्दील, शाम में हुकूमत तब्दील। जो नई हुकूमत आई वो कोई जैसे कहते हैं कि उन्हीं की थी जिसको वो मिला किसको है, अमेरिकन, टर्की, सऊदी, कतरी, इन सब को मिला वो। और अब इस टाइम जो अंदर के दूसरे ग्रुप पाले गए थे वो भी खड़े हो रहे हैं और खुद इजराइल भी अटैक कर रहा है शाम पे। उसके बाद तीसरा ईरान अटैक हो गया, ईरान की टॉप लीडरशिप उड़ गई, ईरान के अंदर जितना बुरे तरीके से बमबारी की गई, ईरान का जो एक अपना एक जो इमेज था, लोग थे, उनको एक क्लियर मैसेज चला गया। ईरान ने जवाब में कितना मार लिया,
ईरान ने जवाब में क्या डैमेज किया, एक कतर पे एक जगह पे एक मरियल सा मिसाइल, ठीक, जिसकी वजह से लोगों के दिमागों में जो लीडरशिप है, जो लीडर, ठीक है वो खुशियां मनाए, वो तो हम भी मना रहे होते हैं, जैसे कहते हैं कि वो तो जैसे कहते हैं ना 47 वाला भी, फॉर्म 47 वाला भी धमाल डाल ही रहा होता है कि इलेक्शन जीत गए हमने। उसी तरीके से ईरानियों ने भी इसको सेलिब्रेट किया। लेकिन इजरायली डेथ रोल क्या आया, हमारे जी 9 सिविलियन मारे गए हैं, 9 सिविलियन। इधर कैजुअलिटी का रेट देखें, उधर देखें। अच्छा, इस दफा बिल्डिंगें हुई, जाया हुई, आयरन डोम गया, आयरन डोम की जो वो एक धाक बैठी थी वो जरूर कंप्रोमाइज हुई। हाँ, अब आ जाए यमन। यमन के अंसारुल्लाह का अच्छा खासा जो नुकसान हुआ, उनको वीक किया गया, उनके मैक्सिमम पोर्ट्स, मैक्सिमम जगहों पे हमले किए गए। अंसारुल्लाह का रिफ्ट जो था सऊदीया से था। ओवरऑल ये सब शिया बेल्ट थी, सारे ये शिया जो है वो स्कूल ऑफ थॉट के लोग थे, और इनका जो मुकाबला था सऊदीया, कतर या जो बाकी अरब ममालिक, उन अरब ममालिक का पूरा हदफ पूरा हो रहा है, इजराइल की शक्ल में हो रहा है, इजराइल के हाथों से हो रहा है। मारा कौन जा रहा है, शिया। और उसके बाद वो हदफ जब पूरा होता है तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि अभी तक इस्लामिक रजीम बाकी है, इस वजह से जंग बंद नहीं हुई, सीज फायर आर्जी है। जब तक इस्लामिक इनकलाब का, जैसे कहते हैं, कला कमा नहीं करते, इन्होंने इंटरवेंशन नहीं करनी। जिस दिन खामनाई साहब या इस्लामी इनकलाब जिसको खतरा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि वो थ्रेट में है, अगर वो उतर गए या चेंज हो गया, आप देखिएगा ये सारे मुल्क फौरन गजा पहुंच जाएंगे, क्योंकि मिशन ओवर हो जाएगा। लेकिन अगर ये मिशन ओवर नहीं होता तो अब एक हदफ है कि शाम के जरिए तुर्की आगे आ जाए। जो हमने कहा था शाम में रिफ्ट आएगी तो तुर्की इन्वॉल्व किया जाएगा, तुर्की आता है। अच्छा, अब इससे ये सारे जो अहदाफ हैं, इनमें से एक हदफ बता दें जो सूट किया हो हमास को या गजा को। तो ये तो होना चाहिए ना कि जी कुछ कामयाबी, नो कामयाबी, अपना हजारों, मतलब उनके 20-25-100 अगर बंदी बना लिए, 70,000 बंदा अपना मरा लिया। और उसके बाद जो इर्द गिर्द बाकी डैमेज कंट्रीज की रिजीम चाहिए, तो उसको समझने की जरूरत है। अब समझें कि ईरान इस गजा को उस तरीके से, जैसे हम उस दिन मैं दिमागों को हिलाने के लिए छेड़ता होता हूँ अमूमन, जब मैं कहता हूँ कि हाँ जी आप लोग जो अचानक ईरान पे खुश होने लग गए कि ईरान हमारा भाई है, तो मैंने कहा आप तो गजा वाले फिर भी मारे जा रहे हैं, भाई किधर है। वो बात इसलिए होती है और लोग समझ नहीं पाते मेरी गुफ्तगू को, कहते हैं जी आप किसकी प्रॉक्सी है। मैं कहता हूँ भाई आप लोगों के दिमागों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग इस बात को उल्टे सीधे डिफरेंट तरीकों एंगल से भांपने की कोशिश करें कि एक्चुअल किधर चले। अगर ईरान बहुत ज्यादा इसराइल मतलब गजा को सपोर्ट कर रहा था, तो अब जंगबंदी करके बैठ क्यों गया, उसका हदफ क्या था? हदफ यही था मेरे पे मिसाइल ना मारो, बस। अगर इस जंगबंदी का हदफ गजा या उसके सिविलियन या वो होते तो अब तक वो जंगबंदी ना करता। दूसरी बात यह है कि ये जो सूरत हाल बदलती हुई तेजी से बदलती है, मेरी आज की जो बुनियादें जिसको समझ आ गई ना, ये जिसने आज ग्रिप कर लिया, वो मुस्तकबिल के सारे मंजरनामे उसको आराम से समझ आएंगे कि इस वक्त टारगेट ये था कि अपने खुद आगे नहीं आना, और ये जितना भी जो है वो काम है जो शिया स्कूल ऑफ थॉट का वो है, उसको सफाया करो। बजाय इसके सऊदी शहजादा भी गया, हाथ भी मिलाया, कतरियों की भी दोस्तियां, सारे मामला यूएई के भी सब इनके ठीक मरवाया इजराइल के जरिए। इस वजह से कभी कोई इंटरवेन नहीं किया किसी सुन्नी मुल्क ने या किसी मुल्क ने इसमें गजा के मामले में, क्योंकि उनको पता था कि ये खेल हमारे हक में या हमारी तरफ से खेला जा रहा है, यूज इनको किया जा रहा है, काम हमारा हो रहा है। ठीक, अब आ जाए अगले स्टेप पे कि तुर्की की इन्वॉल्वमेंट शाम में अब करवाने के चांसेस होंगे, क्योंकि तुर्की भी तो खिलाफत का दाई था, तुर्की भी तो बादशाहों को कहता था कि 100 साल पहले ये सारा इलाका मेरा था। वो जो उसका मुआहदा था 100 साल,
वो 1924 2024 में खत्म हो गया। अब तुर्की भी नहीं पसंद इस वक्त। इस वजह से ट्रंप को इतने तोहफे दिए गए, कतरियों ने, सऊदियों ने, यूएई ने, ये सारा जो माल इतना फेंका गया था, ये जो एप्रिसिएशन थी, ये किसी और चीज की फी थी। जैसी फिर वो उड़ा, यमन पे कैसे अमेरिका ने बमबारी की और बाद में चुप करके उसने कहा भी मैंने शो अपना दिखा दिया, पैसे पूरे कर दिए आपके। उसके बाद आप ये देखें कि नेक्स्ट फेज में जब ये आता है मामला, तो तुर्की को अब अंदर के इंतशार का भी सामना है। तुर्की को शाम में भी हाथ मिलवाया, उधर भी उसकी इंटरवेंशन है। उसके जरिए से तुर्की को लपेटना टारगेट है। अगला निशाना तुर्की है किसी भी जरिए। अच्छा, अब दो रह गए हैं, एक तुर्की का आना और ईरानी हुकूमत का तब्दील होना। ये जब तक नहीं होते ये जंग जारी है। अब आ जाए सेम नेटो यूक्रेन में क्या कर रहा है। नेटो की बेसिकली जो टॉप हेड है वो है अमेरिका, उसके बाद यूके, उसके बाद फ्रांस। ये वो पुराने जंग अजीम दोम के मुल्क हैं जो रशियन एनिमिटी को बड़ा वाजे तौर पे महसूस करते हैं। और अब जो भी जैसे कहते हैं करना पड़े, उन्होंने ये प्लान किया कि यूक्रेन को अपने नीचे लगाओ, यूक्रेन को बनाओ बलि का बकरा, उससे को तुम्हें नेटो में शामिल करते हैं और इसके जरिए रशिया से लड़ा दो इसको। गेम ऐसी बिछाई गई कि यूक्रेन को पता ही नहीं चला कि वो एक्चुअली उसकी अपनी जंग नहीं थी। वो उसके इलाकों से ज्यादा बंदा मरा लिया, ज्यादा फौजी मरा लिया, ज्यादा नुकसान। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि असला चल रहा है यूक्रेन के नाम पे, बिल बन रहा है, जो कर्जा चल रहा है वो भी यूक्रेन पे, दुश्मन मर रहा है नेटो का, दुश्मन कमजोर हो रहा है नेटो का, बिल चल रहा है, कर्जा चल रहा है उस पे, यूक्रेन पे। और यूक्रेन अब कह रहा है कि भाई मुझे फौजी दो, मेरा फौजी कम हो गया है। अब ये कह रहे मिसाइल लो, मॉस्को पे मार लोगे मिसाइल, वारदात चेक करें। यही ट्रंप एक दिन में बंद कराने आया था, मैंने कहा था नहीं करा सकेगा। अच्छा, उसके बाद जंगों को बढ़ा देगा, इसके हाथों पे बड़ा खून नजर आता है। और उसका रवैया देखें आप, अब मिसाइल पहले दे रही है और आज का था भेज चुके। अच्छा, और अब यूरोपीय यूनियन क्या कह रही है कि हमारे पास जितना माल पड़ा था हम अभी दे देते हैं, आप हमें भेजें, हम अपना दोबारा टॉप अप कर लेंगे, मतलब स्टॉक पूरा कर लेंगे। और जो मैं पिछले दिनों से कह रहा था कि अभी यूक्रेन पे ये जो नेटो है एक बहुत बड़ा हमला प्यूटन को एंड करने के लिए करने वाला है। रशिया बड़ा क्लियर है इस चीज में, जिसपे मुझे ये चांस लगता है कि प्यूटन पे अगर इस तरह का कोई अटैक हुआ, एक तो प्यूटन के हटने और उतरने के चांसेस तो मौजूद है, लेकिन वेरी नेक्स्ट रिएक्शन ये चला जाएगा कि यूके, फ्रांस, अमेरिका डायरेक्टली थ्रेट में होंगे, क्योंकि उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि इनको जो सपोर्ट करेगा, अगर वाकई जंग बंद करना चाहते हो तो मसाला ना दो, मिसाइल ना दो। भाई जंग बंद करना चाहते हो तो मिसाइल ना दो, ताकि बैठ के किसी टर्म्स पे बात हो। हमारे मुतनाज़ा इलाके थे, हमने कहा था नेटो में इसको ना लो, कोई जंग नहीं थी। लेकिन ये क्योंकि इनकी सालों की एक चपकलिश अंदर खाने जो चल रही थी, क्योंकि रशियंस ये क्लेम कर रहे हैं कि यार हम इनको जो भी कहते हैं ये सुनते ही नहीं है, उनकी एक अपनी चाल है, हमें कहते कुछ है करते कुछ है। और यही उसने जवाब दिया उनके जो फॉरेन मिनिस्टर ने इसके रशिया के, कि कभी ये 50 दिन कहेगा, कभी ये 24 घंटे कहेगा, कभी ये 100 दिन कहेगा, ट्रंप का क्या है। और वही हुआ, उसने कल कहा था हम भेजेंगे और आज का मैसेज भेज दिए यानी। और फिर नेटो ने कहा कि हमारे पास माल पड़ा है, एक दफा हम यही भेज देते हैं, आप हमें भेज दें। तो अब सीन ये क्रिएट होना है कि आपका मिडल ईस्ट फुल फ्लज, मतलब ये जो मैं बातें कर रहा हूं, एक मिनट के लिए मान लें कि जो अभी हमने मिडल ईस्ट पे थ्योरी दिखाई है आपको, वो हकीकत है, जिसको BSN ने भी कोट किया हुआ है। अगर ये हकीकत है तो ईरानियों को नहीं पता चलेगी, ये शामियों को नहीं पता चलेगी, लबनानियों को नहीं पता चलेगी, यमन को नहीं पता चलेगी, और जो
सबसे करीब थे, यही थे रशिया के भी सबसे ज्यादा करीब। जो इनके मुखालिफिन है वो सारे अमेरिकन अड्डे लेके बैठे हुए हैं, कतर हो, सऊदीया हो, यूएई हो, वहां अमेरिकन अड्डे हैं। यही वाहिद रशियन क्लाइंट्स थे, शाम हो गया, ईरान हो गया, जिनके ताल्लुकात भी अच्छे, जो असला भी लेते हैं, और यमन के। अब चेक करें कि ये एक्चुअली रशिया प्लस एलाइज, नेटो प्लस एलाइज की जंग मिडल ईस्ट में भी लड़ी जा रही है। अब एग्जैक्टली वापस चलें। अब अगर नेटो ने मसाला देना है यूक्रेन को, तो इसलिए देना है कि तुम एक बहुत बड़ा मिसाइल अटैक कर दो रशिया पे, और जिससे प्यूटन का रिमूवल की बात हो। प्यूटन को ये बड़ी रियलाइजेशन है, और उसने हो सकता है कि अगर ये अभी बस करें तो वो पहले से ज़हनी तौर पे तैयार हो गए इन पे एक बहुत बड़ा अटैक कर दे, बशमूल अमेरिका के। तो ये वो सिनेरियो है अगला बदलता हुआ, जिसको समझना आप। अब इससे आगे आप जोड़ तोड़ इससे चलाएं कि नेटो का हदफ रशिया है, बली का बकरा यूक्रेन है, कब्जा चढ़ेगा यूक्रेन पे, मिनरल चाहिए उसके बदले में, कौम एक गुलाम हो जाएगी उस जंग के बदले जिससे उसको कुछ नहीं मिला, जीरो, जैसे फलस्तीन में कुछ नहीं मिला। इसी तरीके से यहां भी कुछ नहीं मिला, लेकिन कर्जा चढ़ा, मिनरल गुलाम हो गए, कौम गुलाम होगी, कौम कर्जे में चलेगी, खून उनका बहा। हदफ किनका पूरा हुआ? नेटो का। ये तो आखिरी 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 जुमला, यही मॉडल आपका इजराइलियों ने उसको सपोर्ट किया, इंडिया को सजेस्ट किया। सेम पहलगाम इज अ कॉपी ऑफ हमास अटैक, एग्जैक्टली टूरिस्ट प्लेस, नाचते गाते झूमते लोग, और उधर अटैक, और फिर बहाना बना के पाकिस्तान पे।